Section 24 compulsory registration means persons who are liable for compulsory registration. Under this, we have seen n number of persons should take compulsory registration under section 24, such as first is CTP. Now see, casual taxable person कौन होता है? जिनका fixed place of business नहीं होता, जिनका fixed place of business नहीं होता है और जो अलग अलग जगह पर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और फिर बिजनेस करके फिर उसको क्लोज एंड वाइंड अप करके और फिर कहीं और जाते हैं, लाइक एग्जीबिशंस. मैंने आपको ना ये पहले भी शॉर्ट में एग्जांपल दिया था सीटीपी का. लाइक इफ यू अरेंज एन एग्जीबिशन इन अनदर स्टेट, सपोज एग्जीबिशन आपने रखा है किसी और स्टेट में, तो जैसे ही वो एग्जीबिशन पूरी हो जाएगी आप क्लोज एंड वाइंड अप करके आप अपने किसी और जगह लगाने जाएंगे एग्जीबिशन. ठीक है, तो सीटीपी यानी कि जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं होते. अभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता है प्रोवाइड करने का कोई सर्विसेज. आप कंपनी में जा जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे ऑडिटर है ना, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. CTP means a person who occasionally undertakes. Occasionally means कभी कभी, frequently हमेशा उनका नहीं होता है, occasionally लेते हैं वो ये business. Who occasionally undertakes the transactions involving supply of goods and services or both in course or furtherance of business. मतलब है वो उनके business का part ही, वो business को आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं. Whether as principal or agent or in any other capacity, चाहे वो principal खुद वो प्रोवाइड करे सर्विस या किसी एजेंट को अपॉइंट करे वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, इन एनी स्टेट, इन एनी यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जहां पर उसको अपना फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस का, ओके, उसे कहते हैं सीटीपी. ओकेजनली वो प्रोवाइड करते हैं. एग्जीबिशन आई मीन इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन रिलेट टू. A person who occasionally supplies goods or services in the territory, मतलब in India, where GST is applicable, of course हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर जहाँ पे GST applicable है, but he does not have a fixed place of business. अगर ऐसा कोई पर्सन जो ओकेशनली गुड्स को सप्लाई करता है, ओकेशनली सर्विसेज को सप्लाई करता है विद इन इंडिया, लेकिन उसके पास अपना खुद का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई ऑफिस एज कोई ऑफिस नहीं है उसका जहाँ पे आप विजिट कर सकें, such a person will be treated as casual taxable person as per GST law. For example, a person who has a place of business in Bangalore supplies taxable consultancy service in Pune, where he has no place of business. पूना में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप पूना में जाकर विजिट नहीं कर सकते उसकी कोई शॉप पे, उसकी कोई ऑफिस में. तो वो पूना के लिए पूना के अंदर वो सीटीपी हो जाएगा, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, अगर वो बैंगलोर का है और पूना में जाके सर्विसेज दे रहा है. ठीक है. स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नॉन रेसिडेंट अभी हम आगे ये देखो क्या लिखा हुआ है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ओकेशनली, वो भी ओकेशनली लेता है, वेदर एज प्रिंसिपल और एजेंट, या प्रिंसिपल खुद अपना ही सर्विसेज वो खुद दे रहा है या किसी एजेंट के थ्रू वो दे रहा है, जिनको फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, नॉन रेसिडेंट है वो, इंडिया में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसका और वो रेसिडेंस नहीं है इंडिया का. ठीक है, बट हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. A non-resident taxable person cannot exercise the option to pay the tax under composition levy. मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, वो कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले सकता, मतलब कॉम्पोजिशन की स्कीम उसके लिए नहीं बनाई गई है. ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ना, अभी तो हम वही तो पढ़ रहे हैं 24 सेक्शन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई नॉन रेसिडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इंडिया में नहीं रहता है
और उसकी सर्विसेज आप लेने के लिए उसको यहाँ बुला रहे हैं इंडिया में, तो वो सर्विसेज देगा और चला जाएगा। ओकेशनली, इसको कहते हैं ओकेशनली, ना वो यहाँ पर रहता है ना उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे केस में जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि उसने सर्विसेज यहाँ पे दी है, सप्लाई की है ना सर्विसेज को, तो उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन है, जिसे कहते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। A casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of the business. Suppose आपकी एग्जीबिशन शुरू होने वाली है 1 जनवरी, तो उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, तो मतलब 5 दिन पहले क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर। ठीक है, at least 5 days prior to the commencement of the business. Section 24 provides for the special provisions relating to CTP and non-resident taxable person under GST. आपको पता होना चाहिए कैजुअल, चाहे वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट पर्सन हो, उनके लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जहाँ बिजनेस करता है वो भी तो टेम्पररी बिजनेस है ना। अभी जैसे मैंने एग्जीबिशन का एग्जांपल दिया था, वो तो टेम्पररी था, मतलब वहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़ी है वो, वहां पे कोई आपका शॉप आपका ऑफिस नहीं है। ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एग्जिस्ट करती है, वैलिड होती है 90 डेज के लिए। हाँ, उसके बाद भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल फॉर एडिशनल 90 डेज, और 90 डेज के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 90 डेज तक होती है, फिर रिन्यू कराना पड़ता है आपको अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। हेलो। है बहुत सिंपल पॉइंट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? आप आंसर्स दो तो मैं आगे बढ़ी। यस मैम। ओके, चलो आगे देखो। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन, ये दोनों के लिए बता रही हूँ हाँ मैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेजल आवाज स्लो आ रही है, बाकियों को भी स्लो आ रही है क्या? मैं तो बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, आवाज स्लो आ रही है। बाकियों को भी स्लो आ रही है? नो मैम। नो नहीं मैम। ना? सेजल बेटा आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा, बाकियों को तो ठीक है। चेक योर हेडफोन्स बेटा, आप जहाँ से सुन रहे हैं वो हेडफोन्स चेक कीजिए आप अपने। चलो आगे देखते हैं। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 विल बी रिक्वायर्ड टू मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। अब आपने क्योंकि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पहले ही 5 दिन पहले ही ले ली ना, तो आप अपनी एस्टिमेट इनकम के हिसाब से जीएसटी एडवांस डिपॉजिट करते हो, मतलब एस्टिमेटेड लाइबिलिटी होती है वो। हाँ, ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं बाद में, मतलब आपका इनकम अगर ज्यादा निकला तो जीएसटी गवर्नमेंट को ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और अगर आपकी इनकम कम निकली, एस्टिमेटेड इनकम कम निकली, सॉरी एस्टिमेटेड से आपकी एक्चुअल इनकम कम हुई, तो आपको गवर्नमेंट जीएसटी रिफंड करेगी। ठीक है, वो आपको जीएसटी वो तो एडजस्ट हो जाती है बाद में, लेकिन आपको एडवांस जीएसटी भरना पड़ता है। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? सीटीपी एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आया समझ में? सबको क्लियर है इतना? सेजल आवाज आ रही है? सेजल, सेजल बेटा आवाज क्लियर है अभी? हाँ ठीक है, चलो अभी आगे देखो। एग्जाम्पल एक दिया हुआ नॉन रेसिडेंट का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है, सॉरी देखते हैं किसका एग्जाम्पल है। नॉन रेसिडेंट की सीटीपी है, देखते हैं। मिस्टर गोल्ड रन्स, गोल्ड अभी एक नाम है यहाँ पर, अजीब सा नाम दिया है उन्होंने, ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं। मिस्टर गोल्ड रन्स अ रिटेल शॉप फॉर हैंडपम्प ज्वेलरी एंड एंड इज रजिस्टर्ड इन चेन्नई। उनका शॉप कहाँ पे रजिस्टर्ड है? चेन्नई में। बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है? चेन्नई में। मिस्टर गोल्ड इज प्लानिंग टू सेल द ज्वेलरी एट एन एग्जीबिशन इन मुंबई। अब मुंबई में उसका कोई शॉप नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे एग्जीबिशन सेटअप करने की सोच रहे हैं। टू बी हेल्ड ऑन 1 जनवरी 2018
टू 10th जनवरी 2018। 10 दिन की एग्जीबिशन है मुंबई में। गोल्ड की मतलब ज्वेलरी, सॉरी गोल्ड नहीं, ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगानी है उसमें। एडवाइस टाइम विथ रिगार्ड्स टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन लेने के ठीक नेक्स्ट मंथ आपको 20 डेट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन कब लेनी है सीटीपी को, ये सीटीपी का एग्जाम्पल है। ये तो चेन्नई से मुंबई आ रहा है ना, मतलब ये तो अपना विद इन इंडिया का है। मतलब ये नॉन रेसिडेंट का एग्जाम्पल तो नहीं लग रहा है। ये किसका एग्जाम्पल लग रहा है, सीटीपी का, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब जहाँ पे उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वहां पर बिजनेस करने जा रहा है ये, तो कुछ ही टाइम के लिए करने जा रहे हैं ना वहां पे। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितने दिन पहले कितने दिन बाद में कोई बताएगा? हम्म? कब रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इसको? somebody? 5 day prior. 5 days प्रायर, मतलब डेट बता सकता है कोई? ये डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। 5 days प्रायर के हिसाब से कौन सा डेट बैठता है? 1st Jan. ना ना, एग्जीबिशन आपकी 1 जनवरी को स्टार्ट होगी। जिस दिन बिजनेस कमेंस होगा 26 दिसंबर 2017। वेरी गुड। आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब है? कमेंसमेंट का मतलब बिजनेस कभी स्टार्ट होगा मुंबई में। बिजनेस यहाँ पे एग्जीबिशन को बोला गया है। एग्जीबिशन कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी के 5 दिन पहले चले जाओ ना आप, तो इट वुड आंसर वुड बी 26 दिसंबर 2017। यस, वेरी गुड रिंकू। So it would be 26th December 2017. So how you are confused between the answer, between these answers? यहाँ पे कितना क्लियर कट लिखा हुआ था, 5 days। यहाँ पे पढ़ी registration, registration at least 5 days from the commencement of the business। कितना क्लियर लिखा हुआ है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो आपका बिजनेस यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्पल में? January 1st। तो 5 days पहले चले जाओ तो 26 आएगा ना दिसंबर का। ठीक है, अभी समझा? क्लियर है? और उसी दिन आपको टैक्स भरनी पड़ेगी। 26 दिसंबर को ही आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 24 से रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको एडवांस जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of another taxable person, whether as an agent or otherwise। अब सपोज आप एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं कुछ तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर मायने ही नहीं रखता। आप एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट्स इट। अभी अभी हमने ऊपर वाले ये वाले पॉइंट्स में पढ़ा था कौन कौन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है ना, पढ़ा था ना। तो अभी इसमें एजेंट वाला पॉइंट देखते हैं। चलो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जैसे सी एंड एफ एजेंट बोलते हैं, रिसीव्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अभी एजेंट क्या करता है? गुड्स को रिसीव करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, परचेज करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। सब्सिक्वेंटली मीन्स उसके बाद he supplies the goods to the customers as an agent of the principal। अब वो एजेंट बनकर गुड्स को किधर सप्लाई करता है? कस्टमर के पास, सॉरी कस्टमर के पास। he maintains the stock, report to the principal। जो स्टॉक का मेंटेनेंस रखता है ना, वो पूरा स्टॉक को संभाल कर रखता है, कितना बेचा कितना खरीदा, और पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रिंसिपल को भेजेगा। मतलब मैंने कितने में खरीदा, कितने में बेचा था, कितना प्राइस हुआ, कितने आगे पीछे रेंट के खर्चे हुए, वेयर हाउस का रेंट कितना भरा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सारा वो स्टॉक को मेंटेन करता है, रिपोर्ट बनाता है और प्रिंसिपल को सबमिट करता है। इफ सो, अगर ऐसा कोई केस है, if so such an agent shall be
such an agent shall be liable to obtain registration compulsorily, very important, compulsorily इसको registration लेना पड़ेगा, irrespective to what is aggregate turnover of such an agent. आप एज एन एजेंट आप कितना आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो मायने ही नहीं रखता, 40 लाख को एक्सीड करते हो नहीं करते हो वो मायने ही नहीं रखता। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, किन किन को लेना पड़ता है। कंपल्सरी बोले तो सब आपका टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। कौन सी कैटेगरी? ये वाली जो अभी अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ओइदार, ओइदार सर्विसेज। अब ये कौन सी सर्विसेज होते हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, मतलब उसको यूज करना, एक्सेस मतलब उसको उसकी डेटा को यूज करना, और रिट्रीवल मतलब उसकी डेटा को फेच निकाल कर फेच करके मैं अपने सिस्टम में डाल रही हूँ। देखो समझने की कोशिश करो। फॉर एवरी पर्सन सप्लाइंग, जो ऐसी सर्विसेज सप्लाई करता है जिसमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप किसी को, या फिर कोई डेटाबेस दे रहे हो जिसमें वो लोग उसका एक्सेस उसको यूज कर सके, उसको रिट्रीव कर सके, वो डेटा को निकाल कर अपने सिस्टम में अपलोड कर सके, ऐसी कोई सर्विसेज अगर आप दे रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, then you are eligible to have a compulsory registration under GST portal. ठीक है, अब आगे देखते हैं। OIDAR services mean services whose delivery is mediated by, mediated मतलब पहुंचाई जाती है। आप ये सर्विसेज है ना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कैसे? बाय द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT इज द मेन मोड, ठीक है, over the internet or an electronic network, and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention। मतलब ज्यादातर आप क्या यूज करें? इंटरनेट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। ठीक है, मतलब लोगों का जो ह्यूमन एफर्ट्स है ना वो बहुत कम लग रहे हैं, और आप इंटरनेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसी कोई सर्विस है अगर, एंड इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ IT, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ओइदार सर्विसेज पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब कुछ अगर नहीं है आपके पास, तो आप ओइदार सर्विसेज किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है ना वो सब इंक्लूड है। जैसे एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, आप किसी को ना किसी को हेल्प कर रहे हो कि आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मैं करता हूँ लेकिन इंटरनेट पर। आजकल आपने देखा होगा हम यूट्यूब देखते हैं तो बीच में नहीं इंटरनेट, सॉरी बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज की। गूगल सर्च करते पॉपअप आ जाता है किसी न किसी चीज का, है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया इंटरनेट पे। प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, अभी देखो जैसे आई क्लाउड सर्विसेज होते हैं, एप्पल कंपनी आपको आई क्लाउड सर्विसेज देती है, उसमें आप एक्सेस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप लेकर रख सकते हैं, ये तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, अब फिजिकल बुक्स की बात नहीं चल रही है, प्लीज ध्यान से सुनो, मैं बात कर रही हूँ ई बुक्स, ई मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट। मतलब मैं आपको थ्रू नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैं आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ई मतलब ई बुक्स मतलब जो फिजिकल बुक्स नहीं है, जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, सिर्फ इंटरनेट पे। ई बुक्स, ई मूवीज मतलब जो आप इंस्टॉल कर मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये वाली सब सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन जो आप रिट्रीव कर सकें टू एनी पर्सन, उसको पहुंचा सके, डेटा को निकाल कर फेच करके सिस्टम में डालकर किसी और पर्सन को दे सके,
इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में नहीं चलेगा, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। होता है ना बहुत बार हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेते हैं, रिट्रीव करते हैं डेटा को, तो उसके लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए था ना, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर चाहिए था कि डेटा कहीं पे लॉस्ट नहीं हो जाए, खो नहीं जाए बीच में। तो उसके लिए वो जो सर्विस होती है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है मैं वो बता रही हूँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग वो इधार के अंडर में। ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट। अब आपको अब आपको डिजिटली आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, जैसे मूवीज, टेलीविजन शोज, म्यूजिक एंड द लाइक। आजकल आप देखते हो कि एप्स बने हुए हैं, जैसे बालाजी ऐप बना हुआ है एक, बालाजी ऐप जिसमें ना आप टेलीविजन शोज देख सकते हो। तो डिजिटल है ना, ये आपको टीवी पे नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ डिजिटल एप्स पे मिलेगा। वैसे ही कुछ मूवीज भी हैं आपको सिर्फ वहां पे मिलती है, टेलीविजन शोज, म्यूजिक चैनल्स एंड लाइक। ठीक है। डिजिटल डेटा स्टोरेज। अब जैसे मैंने उसकी बात की थी एप्पल में आई क्लाउड स्टोरेज, तो आप एक्स्ट्रा डेटा स्टोरेज लेकर डिजिटली उसको स्टोर करके रख सकते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं हम। ऑनलाइन गेमिंग, आपने देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग, उसके एप्स भी होते हैं अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग के। तो ये भी तो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ऑनलाइन है, मतलब आप कहीं जाके फिजिकली वो गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग। तो ये सारे सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं ओइधार के अंदर में। और ऐसी सर्विस प्रोवाइडर को, ऐसे सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, सिंपल है यहाँ तक, तो अब तक तो इजी था, अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये भी सिंपल ही है बहुत, मतलब आप चैप्टर देखोगे ना बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, आपको समझने जैसा इतना कुछ टफ नहीं लगेगा। You just have to go through what is given. Okay. So what is procedure? Let's see. Procedure का यहाँ पे मतलब है कि what to say, process। प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ये वो बताया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, देखो ये सेक्शन नंबर 25 की बात करते हैं। देखो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। 22 में क्या पढ़ा था? 22 थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बताते हैं। 23 क्या बताता है? whoever is not liable to take the registration। 24 क्या बताता है? कंपल्सरी फॉर द रजिस्टर, कंपल्सरी कौन कौन है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस की, ओइदार, सीटीपी, नॉन टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एजेंट के थ्रू अगर आपने गुड्स को सप्लाई किया तो। ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन नंबर 25 में आता है। ठीक है ना। अब क्या बोलता है ये? एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। अब ये नहीं बोल रहा है कि सबको रजिस्ट्रेशन लेनी है, मैंने ऐसे नहीं बोला। क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन लेनी है, शल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन 30 days। उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है, अगर अगर वो लाइबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो 30 days पहले ही लेना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन। ये किसकी बात चल रही है? ये सीटीपी और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात नहीं चल रही है। ये किन की बात चल रही है? जिनका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है, वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो जाते हैं। तो एक बार वो लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो 30 days के अंदर, समझो आज आपका टर्नओवर, आज क्या है, 8 दिसंबर, आज आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो आज से 30 days, आज से 30 days क्या होता है? 6 जनवरी, है ना, बराबर है ना। 6 जनवरी में 30 days कंप्लीट हो जाएंगे ना, क्योंकि क्योंकि 31 days होते हैं ना जनवरी में और दिसंबर में। तो 6 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखो डेट के साथ बता रही हूँ, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन डैश डेज, 30 days।
तो अब मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि अगर 8 दिसंबर को टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया तो व्हाट वुड बी द डेट ऑफ लास्ट डेट टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी पोर्टल। तो आप आंसर देंगे 6 जनवरी। मतलब 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज बिकम लाइबल, he has become liable for the registration. Before applying for the registration, declare his, मतलब आप ना रजिस्ट्रेशन जब भी अप्लाई करते हो ना तो उसके पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं और कौन से कहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन लेगी, कहाँ, कहीं कहीं किसी प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी कॉमन पोर्टल बना हुआ है, वो पोर्टल को ऑनलाइन वेबसाइट बना हुआ है, वेबसाइट पे वो वेबसाइट पे जाकर कॉमन पोर्टल जो है उसको ओपन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 होता है पार्ट ए, वो आपको भरना होता है। पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG रजिस्ट्रेशन नंबर 101, यहाँ पे 01 लिखा है, बोलते 1 है पर लिखा होता है 01, ठीक है। ऑन द कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल में तो सबके लिए यही अवेलेबल है, सबके लिए कॉमन मिलेगी वेबसाइट। अब देखो सबसे पहला क्या है, आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, आपको ये भरना पड़ेगा ना, ये सारी डिटेल्स दिखानी पड़ती है। आपके बिजनेस का नाम, ठीक है, राजीव एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, सपोज ये आपका बिजनेस का नाम है, सो ये आप लिखेंगे। पैन, कौन से पैन नंबर क्या है आपके बिजनेस का, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट में आपका बिजनेस है, अच्छा कौन से, अगर यूनियन टेरिटरी में आते हैं तो कौन सा यूनियन टेरिटरी में आपका बिजनेस है, ठीक है। ये कहाँ भरना पड़ता है ये सारी डिटेल्स को, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है ये, या ये स्लाइड और ये स्लाइड कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ दीज नंबर्स अ रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड, मतलब अभी जैसे ही आपने डिटेल्स भरी ना, जैसे ही आपने लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये सारी चीजें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 में भर दिया पार्ट ए में, तो आपको ना एक एक क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन के नाम पे रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड। एप्लीकेंट शल सबमिट पार्ट बी, अब उसको पार्ट बी सबमिट करना है, रेफरेंस नंबर जैसे ही आ गया ना तो पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1, अभी तक हम रजिस्ट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 ये फॉर्म का नाम है। इस फॉर्म में पार्ट बी अब आपको भरना है, भर के उसको ड्यूली साइन करके, मतलब एक वो जो बोलते हैं ना डिजिटल सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर करनी है along with the document specified in the said form at the common portal, मतलब आपको उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं वो अटैच कर कर भेजने पड़ेंगे कॉमन पोर्टल पे। अच्छा, अब ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 2 पे। ये क्या चीज होती है, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02, ये फॉर्म का नाम है, 02 मतलब दूसरा नंबर फॉर्म। ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आपने जो भी डिटेल्स फिल की ना तो आपके पास भी तो प्रूफ हो कुछ कि मैंने रजिस्ट्रेशन ली हुई है, यहाँ पे मैंने पोर्टल में सारी डिटेल्स भरी हुई है, तो आपको भी तो प्रूफ चाहिए। जब आप कॉलेज को कोई एप्लीकेशन देते हो, सैलरी बोल रही, कॉलेज को जब आप फीस पे करके आते हो तो कॉलेज भी तो आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, एक्नॉलेजमेंट मतलब आपको भी तो कोई प्रूफ देता है कि आपने फीस भरी है। तो क्या मिलता है आपको फीस के अगेंस्ट में, क्या मिलता है जब आप फीस भरते हो, प्रूफ में क्या मिलता है आपको, हम्म? जब आप फीस भर के आते हो तो आपको उसके अगेंस्ट में कॉलेज आपको क्या देता है, फी रिसिप्ट, है ना, फी रिसिप्ट देते हैं ना आपको, वो आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, मतलब वो आपके लिए प्रूफ है, प्रूफ, यस फी रिसिप्ट। तो फी रिसिप्ट आपके लिए प्रूफ होता है कि मैंने भी इतनी फीस भरी हुई है। लाइक वाइज आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 में आप देखेंगे कि आपको प्रूफ मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आपको प्रूफ मिलेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करी हुई है। इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, ये सारे डॉक्यूमेंट बराबर हैं, ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑफिसर आएगा उसको सारा अप्रूव करेगा, चेक करेगा, द रजिस्ट्रेशन विल बी डन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। डेट ऑफ सबमिशन से
3 दिन लगते हैं आपको, ये 3 दिन में ये सारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, मतलब 3 दिन में आप फाइनली जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन बन जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर होता है, जिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, अप्रूव करता है, और 3 दिन के अंदर ये सारा काम खत्म होता है और आपको रजिस्टर। कितना सिंपल प्रोसेस है, देखो कितना सिंपल है ना। So next we have deemed registration. What are the documents required for registration? Okay, ये है आपका, देखो जीएसटीएन नंबर, जो आपको मैंने बताया ना, आपको जीएसटीएन आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है हर बिजनेसमैन को अपना अपना। आप देखो किसी होटल में जाते हो ना, अगर वो आपसे जीएसटी ले रहे हैं ना, तो उनके पास जीएसटी नंबर होगा, बिल के ऊपर लिखा होता है जीएसटी नंबर। आप देखो हर कंपनी, हर बिजनेसमैन का जो रजिस्टर्ड होता है ना, उनको जीएसटी नंबर मिलता है। तो जीएसटी नंबर भी ना एक सिस्टम होता है, वैसा जनरेट किया जाता है जीएसटी नंबर, तो उसे कहते हैं जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआई, जीएसटीआईएन। आई इज आइडेंटिफिकेशन, एन इज नंबर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ टैक्सेबल पर्सन, कैंसिलेशन, रेवोकेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, मतलब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो आप बताइए, अभी डीम्ड से लेकर अभी तक मतलब हमको है एग्जाम्पल्स तक, तो आप बैठेंगे कंटिन्यू कि कल कंटिन्यू करना है? Will you sit for another half an hour? Hmm? कल कंटिन्यू करना है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी हम लोग। और उसके साथ हम नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से फिर कल शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ी मैं आपको कल ये पहले वाले स्लाइड की रिवीजन दे दूंगी 5-7 मिनट के लिए, और फिर हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। ओके ओके, चलो अभी हम वाइंड अप करते हैं, आप रिवीजन करिए, कुछ डाउट है तो कल हम डिस्कस करते हैं। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye everybody, take care.